मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे कि डॉक्टर तुम सिया होते हैं, लेकिन ये शख्स तो शायद कोई दरिंदा था। मुझे इस शख्स से नफरत सी महसूस हो रही थी, घिन आ रही थी। आज मैंने इसके कमरे से एक लड़की को निकलते देखा था जिसकी उम्र 14 वर्ष थी और वह सिसकियों से रो रही थी। कमरे से बाहर निकलते इसने अपनी शर्ट के ऊपर के बटन बंद किए थे और अपने आंसू पोंछती ही वहां से चली गई। मैं इसी डॉक्टर के साथ काम करती थी, लेकिन ये तीसरा चौथा केस था जब इस डॉक्टर ने कम सुन लड़कियों को तसल्ली मायना करने के लिए मुझे कमरे से बाहर निकाला था। मुझे इस डॉक्टर पर शक सा होने लगा था, क्योंकि जो कमीनगी सी हंसी इसके चेहरे पर सजी होती एक नर्स होने के नाते मैं समझ सकती थी। एक दिन मैंने डॉक्टर को कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो मेरी चीखें निकल गई। वो डॉक्टर इस लड़की के साथ, मेरा नाम सिद्रा है और मेरे अब्बा डॉक्टर थे और मैं इन्हीं के साथ इनके क्लिनिक में बतौर नर्स काम किया करती थी। लेकिन बाबा जान इस दुनिया से चले गए और हमारे घर में फाके पड़ने लगे तो मेरी अम्मी के कजन ने कहा कि इसको बाहर के मुल्क भेज दें, यहाँ क्या कमाएगी। अम्मी ने कहा कि बाहर जाकर क्या करेगी, तो इसने कहा कि मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, इसके साथ काम करे, यहाँ जैसे ये अपने बाबा के साथ करती थी। अम्मी ने कहा कि वो तो इसका बाप था, इसको पता था कि इसकी बेटी नर्स नहीं है, वो फिर भी इसको सारे काम सिखाता था, वहाँ तो डिग्री चाहिए होगी। तो इसने कहा कि डिग्री की कोई बात नहीं है, इसने तो काम दिखाना है ना, इसे तो काम से मतलब है और काम तो सारा का सारा इससे आता है, डिग्री हम नकली भी बनवा लेंगे। मेरी माँ ने कहा कि यह बात तो थोड़ी गलत लग रही है और जवान लड़की को बाहर भेजना, लेकिन यह बात सच भी थी कि हमारे घर के हालात बहुत बुरे थे। हम 5 बहन भाई थे, 2 भाई लेकिन दोनों छोटे थे, एक 5 साल का और एक 7 साल का। कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं था, पैसे देने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता था, मशवरे देने के लिए सब आते थे लेकिन मदद कोई नहीं करता था। उन्होंने मेरे कागजात बनवाए जिस पर काफी टाइम लगा था, इनके बहुत पैसे भी लगे और फिर उन्होंने मुझे जैसे तैसे करके भेज दिया कि अगर मैं वहां जाकर ज्यादा पैसे कमाऊंगी, यहाँ तो बस इतने पैसे बन पाएंगे जिससे हम सिर्फ एक वक्त की रोटी खा सकते हैं और मुझे इस तरह अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी थी। बाहर के मुल्क में कोई किसी को कुछ नहीं कहता, सब अपने काम से काम रखते हैं। इस शख्स ने कहा कि रहने का इंतजाम भी अस्पताल में हो जाएगा, वहाँ और भी लड़कियां रहती हैं, इनके साथ रह लिया करेगी। दुबई जाते ही सारे रिश्तों को तसल्ली देती रही कि कुछ नहीं होता, कि लोग पढ़े लिखे हैं, अपने काम से काम रखते हैं। मैं दुबई पहुंच चुकी थी और कुछ ही देर में अस्पताल भी पहुंच गई और अंकल के बताए हुए डॉक्टर परवेज से मिली। डॉक्टर साहब ने तो मुझे सर से लेकर पांव तक देखा तो कहने लगे, बड़ी बात है, अनवर खुद तो ऐसा है जैसे तवे का पिछला हिस्सा होता है और इसकी इतनी प्यारी भतीजी है। माशाल्लाह बेटे, मुझे भी अपना अंकल ही समझना, लेकिन काम के वक्त मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर साहब हूँ। आप मेरे साथ काम करोगी तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने मुझसे 2-4 चीज़ों के हवाले से सवालात भी किए, टेस्ट भी लिया और मुझसे पूछा भी कि तुम्हें सारे काम आते हैं। मैंने कहा कि बिल्कुल मुझे सब काम आते हैं। मैंने फाइल भी दिखाई, जो उन्होंने एक फाइल अपने पास रख ली। इसके बाद मुझे कमरा दिखाया गया जहाँ 2 से 3 और लड़कियां भी रहती थी, इनका सामान भी पड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब ने कहा कि दिन की नौकरी करनी है या रात की। मैंने कहा कि मुझे दोनों टाइम की ड्यूटी करनी है, एक शिफ्ट मेरी सुबह करवा दी और एक शिफ्ट मेरी रात वाली, क्योंकि मैं जल्द से जल्द पैसे कमाना चाहती हूँ। पहली और आखिरी शिफ्ट में आराम कर लिया करूँगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम तो बहुत जल्दी में हो और फिर बहुत ज़्यादा मेहनती भी लगती हो। चलो ठीक है, अच्छी बात है, इंसान तो ऐसा ही होना चाहिए। मैं तुम्हारी रात की ड्यूटी लगा देता हूँ और सुबह पहले टाइम वाली भी। तुम बीच वाली शिफ्ट में आराम करना, नहीं तो तुम्हें दोनों शिफ्ट में चक्कर आ रहे होंगे। मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। वहाँ पर खाना भी मिलता था, रहने की जगह भी मुझे मिल गई थी। मैंने अपना सामान भी रख लिया और एक दिन आराम भी कर लिया और अम्मी को फ़ोन करके बता दिया कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब अगले दिन मुझे काम करना था। डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे थे और मेरे अंकल भी, उन्होंने वाकई हमारे लिए बहुत अच्छी नौकरी तलाश की थी। जबकि हैरानगी की बात यह थी कि वो बचपन से ही मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर बैठे थे, लेकिन मेरी अम्मी ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया था क्योंकि इनका बेटा नशा करता था। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी इतनी ज़्यादा मुश्किल वक्त में हमारी मुश्किल भी आसान कर दी थी। शायद दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। बाबा के जाने का बहुत दुख हुआ, लेकिन अब इरादा कर लिया कि अपने बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। कुछ दिन मैंने वहाँ काम किया तो थोड़ी मुश्किल हुई। मसला सिर्फ ये था कि काम ज़्यादा था। काम ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझे ना आता हो, लेकिन काम ज़्यादा था इसलिए थक जाती थी। मैं अपने बाप के साथ एक छोटे से क्लिनिक में काम करती थी और ये तो बहुत बड़ा अस्पताल था। मैं बहुत थक गई थी तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि लगता है कि बहुत थक गई हो,
चलो बैठ के चाय पीते हैं। उन्होंने मुझे एक बात बताई कि एक मरीज है, कोई भी इसकी देखभाल नहीं करता। अगर तुम इसकी देखभाल करो तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। इससे पहले डॉक्टर साहब ने मुझसे मेरी मजबूरियां भी अगलवा ली थी। मैंने कहा कि मेरी बहुत सी मजबूरियां हैं, छोटे बहन भाई हैं, स्कूल के खर्चे हैं, घर का किराया, बिजली के बिल है और कमाने वाली सिर्फ मैं हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि एक काम तो है लेकिन बहुत मुश्किल। इस मरीज को ऐसी बीमारी है कि इसके पास भी कोई नहीं जाता, लेकिन इसे सारी रात संभालना होता है और मैं तुम्हें इस काम के अलग पैसे दूंगा अगर तुम इसके पास चली जाओ। तो मैंने कहा कि मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बीमारी मुझे तो नहीं लग जाएगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, मगर इसके पास जाने से पहले यानी इसके कमरे में जाने से पहले तुम एक छोटा सा इंजेक्शन लगवा लो तो इसकी बीमारी का असर तुम्हें नहीं होगा। लेकिन कौन इंजेक्शन रोज लगवाए, इसलिए लोग ये काम नहीं करते और मैं बड़ा परेशान हूँ क्योंकि वो मेरा दोस्त है और बहुत ही अमीर आदमी है। जिस दिन इसे होश आ गया और इसे पता चला कि जिन लोगों ने इसकी खिदमत की है तो वो इन लोगों को इतने पैसे देगा कि वो पूरा बंगला बना सके। वो इतना ज्यादा अमीर आदमी है। मैं किसी लालच के लिए इसकी मदद नहीं कर रहा, वो मेरा दोस्त है, मैं इसलिए इसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। मैंने कहा कि एक छोटी सी सुई लगने से इंसान को क्या हो जाता है, मैं रोज इंजेक्शन लगवा लूंगी तो मुझे क्या हो जाएगा, 2 मिनट का दर्द होगा ना। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने पैसे बताए तो मुझे 2 मिनट का दर्द भी सुकून लगने लगा। ये तो मेरी तनख्वाह से भी डबल थे। अगली शाम डॉक्टर साहब ने मुझे इस मरीज के कमरे में भेज दिया। जाने से पहले मुझे एक इंजेक्शन लगाया। मैं अंदर गई तो देखा कि 3 साल हो गए वो बेचारा बेहोश पड़ा था। दिखने में काफी खूबसूरत था, किसी अच्छे अमीर खानदान से इसका तल्लक था, लेकिन बीमारियां तो इंसान को देख कर नहीं आती। मैं वहीं बैठ गई। डॉक्टर साहब ने कहा कि वक्फे से इसके ड्रिप में इंजेक्शन डालने हैं, लेकिन अगर इसमें कोई हलचल हो तो सबसे पहले आकर मुझे बताना, और अगर इसकी मशीन के पॉइंट ऊपर नीचे हो तो इनको हैंडल करना है। जब यूरिन बैग भर जाए तो इसको खाली करना है। नाइट ड्यूटी में तो मुझे वार्ड के 30 लोगों को संभालना होता था, यहाँ सिर्फ एक ही शख्स को संभाल कर मुझे डबल पैसे मिल रहे थे। तो मुझे क्या मसला था, मैं बहुत खुश थी और जाकर कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। सब कुछ बिल्कुल ठीक था जो डॉक्टर साहब करने को कह रहे थे, वो काम ज्यादा नहीं था। अभी तो मरीज सुकून से सो रहा था। थोड़ी ही देर बाद मुझे नींद आने लगी और वैसे भी यहाँ पर सोने में कोई मसला नहीं होता था। इस मरीज को भी नहीं पता चलना था और डॉक्टर साहब को भी नहीं। इनकी रात की ड्यूटी नहीं होती थी, वो अपने घर चले गए थे। मैं अपने काम के साथ इंसाफ करना चाहती थी, इसीलिए जागने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी आंख सुबह ही खुली। सुबह मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि शायद मैं सोफे पर बैठे बैठे सो की थी। डॉक्टर ने पूछा कि सब कुछ ठीक था। मैंने कहा कि जी सब कुछ बिल्कुल ठीक है, जबकि मैं दिल में सोच रही थी कि मुझे सोना नहीं चाहिए था और ऐसे बेखबर होकर सो रही थी कि एक दफा भी मेरी आंख नहीं खुली, जबकि मेरी नींद तो इतनी कच्ची थी, शायद इसलिए हुआ। जबकि इस कमरे में खामोशी और बहुत सुकून था और एसी भी लगा हुआ था। ऐसी खामोशी में तो वैसे भी नींद जल्दी आ जाती है, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं हो रहा था। मैंने 2-3 दिन ये काम किया, लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि जब भी मैं कमरे में जाती तो थोड़ी देर बाद मेरा सर चकराने लगता और मुझे बहुत ज्यादा नींद आ जाती। सुबह चेंज शिफ्ट की बेल बजती तो मेरी इस बेल पर आंख खुल जाती थी क्योंकि इसकी आवाज बहुत जोर से आया करती थी। अगले दिन फिर यही हुआ, मरीज तो चुपचाप सो रहा था। एक दिन जब सुबह सुबह मैं उठी तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी जैसे मैंने पता नहीं कितनी मेहनत मजदूरी की है। लेकिन जब मैंने मरीज को देखा तो इसके माथे पर पसीना आया हुआ था। मैं हैरान हुई कि ये तो यहाँ एसी में सो रहा है और इसको पसीने क्यों आ रहे हैं, जैसे इसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया हो। मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया और इनको बताया तो उन्होंने कहा कि लगता है कि इसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आइंदा ख्याल रखना। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने कह दिया कि मजीद एहतियात करूंगी। लेकिन मेरी अपनी हालत खराब होने लगी थी। जब मैं वहां से आ जाती मुझे सुबह ऐसे लगता था जैसे बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। कभी मुझे कहीं दर्द होता तो कभी टांगों में, तो कभी कमर में, तो कभी गर्दन में। जब मेरी हालत ज्यादा ही खराब होने लगी तो मैंने डॉक्टर साहब को बता दिया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो, जो इंजेक्शन तुम्हें लगाया जाता है शायद ये इसका साइड इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो इंजेक्शन एक तरह की वैक्सीन है और वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं। मैंने कहा कि फिर भी मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, मेरे लिए तो मेरा काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं थकी थकी रहती हूँ और दर्द तो मेरा ठीक ही नहीं हो रहा। मैं कुछ दिन ये काम नहीं करना चाहती। मेरी बात पर डॉक्टर साहब की शक्ल अजीब सी होगी और उन्होंने कहा कि देखो, आज ही मुझे पता चला है वो मरीज बहुत जल्द ठीक होने वाला है। जब इसे पता चलेगा कि तुमने इसका ख्याल रखा है तो तुम्हें बहुत सारे पैसे देगा, क्योंकि वो बहुत खुश हो जाएगा। तो तुम ये काम करो, मैं तुम्हारी फीस मजीद बढ़ा देता हूँ। ये बात सुनकर मुझे हैरानगी हुई कि ये डॉक्टर मेरी तनख्वाह क्यों बढ़ा रहा था। इतनी तो इसकी अपनी तनख्वाह नहीं
नहीं थी, लेकिन इस दिन मैंने घर में पैसे भेजे थे तो मेरी अम्मी की कॉल आई तो उन्होंने कहा कि पैसे मिल गए हैं। वो बहुत ज्यादा खुश थी, कहने लगी इतने पैसे तो मैंने पहली दफा जिंदगी में देखे हैं। सारे घर का राशन भी ले लिया और बिजली का बिल भी दे दिया है, लेकिन घर का 2 महीने का किराया नहीं दिया था, वो भी चुका दिया है। अभी भी काफी सारे पैसे बचे हैं, तुम भी अपना ख्याल रखो। मुझे अम्मी की बातें सुनकर खुशी हुई और मैं मुतमिन होगी। मुझे 2-4 खर्चे और भी लगवाने थे तो सोचने लगी कि अगर थोड़ा सा दर्द में और सह लूं तो क्या हो जाएगा। घर वाले तो खुश है ना, मेरे बहन भाई अच्छा खा रहे हैं और अच्छा पहन रहे हैं। मैंने डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है मैं ये काम करूंगी। और अब तो मुझे इंजेक्शन का दर्द भी नहीं होता था, लेकिन और जगह बहुत दर्द होता था। इस दिन मरीज के कमरे में बैठी थी तो मुझे चक्कर आ रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि जैसे इसने अपना सर मेरी तरफ किया है, लेकिन जैसे ही मैंने देखा पहले की तरह सीधा ही पड़ा हुआ था। मैं हैरान होगी, मुझे लगा कि शायद मुझे वहम हुआ है क्योंकि वो तो कोमा में था और ऐसा मरीज अपने सर को इस तरह हरकत नहीं दे सकता। मुझे वहम होगा। थोड़ी देर बाद मुझे फिर से चक्कर आने लगे। डॉक्टर मेरी तनख्वाह बढ़ाते रहे और मेरी हालत खराब होती रही। मुझे लगता कि कुछ गलत हो रहा है। हॉस्पिटल में मेरी एक दोस्त बन गई। इसका तलक इंडिया से था, लेकिन वो भी मुसलमान थी। मैंने इसे सब कुछ बताया तो वो भी हैरान रह गई। इसने कहा कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मैंने कहा कि फिर क्या किया जाए। इसने कहा कि इस डॉक्टर का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ये खूबसूरत नर्स रखता है, इसके साथ चक्कर चलाता है। फिर मैंने कहा कि मुझे तो बेटी कहते हैं। इसने कहा कि वो तुम्हारे साथ इस तरह नहीं करता होगा कि तुम इसके जानने वाले के रिश्तेदार हो, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। मैंने कहा कि तुम एक काम करो कि किसी तरह इस कमरे में कैमरा लगवा दो और इसके रिकॉर्डिंग वाले एरिया में जाकर बैठ जाओ, क्योंकि हमें मोबाइल रखने की इजाजत नहीं थी और मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटर मेरा दोस्त है और हम जल्दी शादी करने वाले हैं, इसलिए काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसने अगले ही दिन मेरा ये काम भी करवा दिया और अब इंतजार था कि रात गुजर जाए और पता चले कि क्या हुआ था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। इसी तरह रात गुजरी थी जैसे पहले गुजरती थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कब सोगी और मुझे बिल्कुल भी होश नहीं रहा था। मैंने इसे कहा कि क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों बना रखा है। उन्होंने कहा कि हमें वीडियो मिल गई थी, मैंने देख ली है, लेकिन अगर ये बात बाहर निकली तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। इस पूरे अस्पताल पर भी हर्फ आ सकता है, डॉक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। मैंने कहा कि ऐसी भी क्या बात है, मुझे तो बताओ सही। सबसे पहले उन्होंने मुझे ये बताया कि जो इंजेक्शन मेरे कमरे से जाने से पहले मुझे लगाया जाता था वो कोई वैक्सीन नहीं बल्कि बेहोशी का इंजेक्शन है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि मुझे बेहोशी के इंजेक्शन का पता नहीं था, लेकिन डॉक्टर इसे मुख्तलिफ जाल में रखा हुआ था। ये डॉक्टर दरअसल औरतों को बेचा करता था और वो कोई मरीज नहीं बल्कि इसका अपना दोस्त था, वो जो वहाँ दिल बहलाने का सामान करने के लिए आता था और मरीज बनकर लेट जाता था। और फिर ये डॉक्टर खूबसूरत 3 नर्स को इतनी बहनाने से इसके कमरे में भेज दिया करता था। ये सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गई। वीडियो देखने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी, लेकिन जब मैंने देखी तो मैं बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास जाने से पहले हम इस मरीज के पास गए और हमने इसको झंझोड़ कर जगाया। जब हमने इसके पाँव के नीचे कोई गर्म चीज लगाई तो फौरन जाग गया। अगर वो कोमा में होता तो इसे कभी भी होश ना आता। इसको वीडियो के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में बताया तो कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं बुरा आदमी हूँ और ये सब कुछ पहले मैं बहुत सी लड़कियों के साथ कर चुका हूँ, लेकिन तुम मुझे अच्छी लगी हूँ, मैं तुमसे निकाह करूंगा, तुम्हें अपने साथ रखूंगा और इस डॉक्टर का खुद हिसाब करूंगा। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम्हारी इज्जत इसके सामने तो बर्बाद हो चुकी है, अगर ये तुम्हें अपनी बीवी बनाने के लिए तैयार है तो तुम हाँ कर दो। बहुत अमीर आदमी है और यही डॉक्टर से तुम्हारा बदला भी ले सकता है। मैं अपनी दोस्त की सोच पर हैरान थी, इसको देखती रही। मेरे हाथ में वीडियो थी और मैं इस अस्पताल के मालिक के ऑफिस जा रही थी। मेरी दोस्त भी मुझे बार बार रोक रही थी कि ऐसा मत करो, तुम्हारी एक अमीर आदमी से शादी होगी तो दही में ऐसे अमीर लोग हैं, दही में ऐसे अमीर लोग बहुत हैं जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, इतने कि हम जैसे लोग सारी जिंदगी भर भी कमा नहीं सकते। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा, मेरी आंखों में आंसू थे। मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी। मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया था और वो भी न जाने कितनी दफा। मैंने इसे कहा कि मैं मजबूर हूँ, मेरे पीछे खाने वाले 5 लोग हैं और कमाने वाली मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं इस तरह नहीं कर सकती। ये लोग दरिंदे हैं और इनको सजा जरूर मिलेगी। मैं अस्पताल के मालिक के ऑफिस चली गई। यार वो बैठा हुआ था नहीं, वो हर रोज यहाँ मौजूद नहीं होता था। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, लेकिन मेरी किस्मत में अच्छा क्या होना था, मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया था। मैंने इन सबको ये सच बताया और वीडियो भी दिखाई। इसने अपने कानों को हाथ लगाया और कहा कि तुम इंसाफ लेकर देंगे। डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल करके इसे पुलिस के हवाले कर दिया और इस शख्स को भी। मुझे कहा गया कि तुम यहाँ पर काम करना चाहो तो कर सकती हो। मैंने कहा कि मुझसे यहाँ पर काम नहीं होगा। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं वापस जाने के लिए जहाज में बैठ गई। मुझे याद आने लगा कि वालिद के इंतकाल के
बाद मैंने एक और क्लिनिक में काम करना शुरू किया था। वो भी डॉक्टर था, कम से उन लड़कियों को अपने कमरे में मायने के बहाने से ले जाता था और मुझे बाहर भेज देता था। और जब वो लड़की कमरे से बाहर निकलती तो बदहवास होती। मैंने एक बार खिड़की से देखा तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वो डॉक्टर इस बच्ची के साथ नजेबा हरकतें कर रहा था। मैंने इसकी नौकरी छोड़ दी और जब मुझे दुबई की ऑफर हुई तो मुझे लगा था कि वहाँ ऐसा माहौल नहीं होगा, लेकिन नहीं, औरत के लिए कोई भी पेशा हो और कोई दुनिया का कोना, वो मर्द के हाथ खिलौना बन ही जाती है। मैं वापस पाकिस्तान आई, अपने घर वालों को ये बात नहीं बताई। माँ परेशान थी कि तुम जैसे गई थी वैसे वापस नहीं आई, परेशान रहती हो। मैंने अपनी अम्मी को फिर भी ये बात नहीं बताई। मुझे अपने आप को संभालने में बहुत वक्त लग गया। मुझे रात को बुरे ख्वाब आते थे। मैं सोचती थी तो मुझे लगता था कि मेरे साथ वही सब कुछ हो जाएगा। मैं सारी सारी रात जागती रहती थी। शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और वो कितने आराम से मुझे कहता था कि मुझसे निकाह कर लो। शायद मेरी जगह कोई और लड़की होती तो शायद वो ये कर लेती। और इसके पीछे जो राज भी यही था कि मेरी इज्जत इसके सामने खराब था। डॉक्टर साहब भी अच्छे थे और मेरे अंकल भी, उन्होंने हमारे लिए वाकई बहुत अच्छी नौकरी तलाश की थी। जबकि हैरानगी की बात यह थी कि वो बचपन से मुझे अपने बेटे के लिए पसंद करके बैठे थे, लेकिन मेरी अम्मी ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया था क्योंकि इनका बेटा नशा करता था। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी इतनी ज्यादा मुश्किल वक्त में हमारी मुश्किल भी आसान कर दी थी। शायद दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। बाबा के जाने का बहुत दुख हुआ, लेकिन इरादा कर लिया कि अब अपने बहन भाइयों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। कुछ दिन मैंने वहाँ काम किया तो थोड़ी मुश्किल हुई। मसला सिर्फ ये था कि काम बहुत ज्यादा था। काम कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे ना आता हो, लेकिन काम ज्यादा था इसलिए थक जाती थी। मैं अपने बाप के साथ एक छोटे से क्लिनिक में काम करती थी और ये तो बहुत बड़ा अस्पताल था। मैं थक जाती थी तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि लगता है कि बहुत थक गई थी। मैं वहाँ से आ जाती तो मुझे सुबह ऐसे लगता था कि जैसे बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। कभी मुझे कहीं दर्द होता तो कभी टांगों में, तो कभी कमर में, तो कभी गर्दन में। जब मेरी हालत ज्यादा ही खराब रहने लगी तो मैंने डॉक्टर साहब को बता दिया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो, जो इंजेक्शन तुम्हें लगाया जाता है शायद इसका साइड इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो इंजेक्शन एक तरह की वैक्सीन है और वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं। मैंने कहा लेकिन फिर भी मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, मेरे लिए तो काम करना भी मुश्किल हो रहा है। मैं थकी थकी रहती हूँ और दर्द तो मेरा ठीक ही नहीं हो रहा। मैं कुछ दिन ये काम नहीं करना चाहती। मेरी बात सुनकर डॉक्टर की शक्ल अजीब सी होगी और उन्होंने कहा कि देखो, मुझे आज पता चला है कि वो मरीज बहुत जल्द ठीक होने वाला है। जब इसे पता चलेगा कि तुमने इसका ख्याल रखा है तो तुम्हें बहुत सारे पैसे देगा। क्योंकि ये बात भी सच थी कि हमारे घर के हालात बहुत खराब थे। हम 5 बहन भाई थे, 2 भाई लेकिन दोनों छोटे थे। एक 5 साल का था और एक 7 साल का। कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं था। पैसे देने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता था। मशवरे देने के लिए सब आते थे, लेकिन मदद कोई नहीं करता था। उन्होंने मेरे कागजात बनवाए जिस पर काफी टाइम लगा। इनके बहुत पैसे भी लगे और उन्होंने मुझे जैसे तैसे करके भेज दिया कि मैं वहां जाकर ज्यादा पैसे कमाऊंगी। यहाँ पर तो इतने ही पैसे बन पाएंगे जिससे हम सिर्फ एक वक्त की रोटी खा सकते हैं। और मुझे इस तरह अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी थी। बाहर के मुल्क में कोई किसी को कुछ नहीं कहता, सब अपने काम से काम रखते हैं। इस आदमी ने कहा था कि रहने का इंतजाम भी अस्पताल में हो जाएगा, वहाँ और भी लड़कियां रहती हैं, इनके साथ रह लिया करेगी। दुबई जाती सारे हो चुकी थी और अगर वही मेरा मुहाफिज बन जाता तो मेरे लिए बेहतर होता। लेकिन इज्जत लूटने वाले कभी मुहाफिज नहीं बन सकते। जिस शख्स की जात से आपको दुख और जुल्म मिला हो वो आपके लिए खुशी का बायस कैसे बन सकता है? कैसे मैं होने वाले बच्चों को ऐसा बाप देती जो किसी की बेटी के साथ ये सब करता रहा? क्या वो एक अच्छा शोहर या बाप बन सकता था? कभी भी नहीं। मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया कि गलत, आप लोग ही फैसला करें। मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, मुझे इतना बड़ा दुख मिला है, इसको मैं आज तक नहीं भूल पाई। मैं अब भी अपने घर वालों के लिए काम करती हूँ, अपनी जात को घसीट कर किसी जिंदा लाश की तरह जी रही हूँ, लेकिन अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अल्लाह ही मेरे लिए बेहतरी करे और किसी ऐसे शख्स को मेरी जिंदगी में भेजे जो मुझे संभाल सके। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।